बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 12 अक्टूबर है, साल 2021। नए DGISI की तकर्री का असल फड्डा क्या था? पहली मर्तबा कहानी खुलकर सामने आई है। इमरान खान से क्यों दूर हुआ? जहांगीर तरीन ने भी आम तफसीलात शेयर कर दी हैं। एंकर इकरार उल हसन ने रोते हुए अवाम से क्यों माफी मांगी है? इस खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर एंकर इकरार उल हसन को हथकड़ी लगी हुई है और अदालत के अंदर उसको पुलिस पेश कर रही है। काफी लोग उसके साथ आ रहे हैं और कल से एक ऐसा तासर चंद लोग दे रहे हैं कि शायद आयशा अकरम टिक टाकर का जो केस है इसके अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। ये एक पुराना वाकया है। सिंध असेंबली के अंदर वो इंटर हुए थे, स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसके बाद उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ। फिर वो जमानत लेने के अंदर कामयाब हो गए और इस वाकये के साथ उसका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, आपको याद होगा मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को यह वाकया हुआ और आयशा टिक टाकर अगरचे फौज किस्म की वीडियो बनाती थी, उसका एक साथी रैम्बो था और जिस तरीके से एक मजमे ने वहां पर धावा बोला और फिर उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की। इस मामले पर अगरचे लोगों की राय तकसीम हुई, लेकिन कुछ लोगों का कहना था चूंकि ये फौज किस्म की हरकत करने वाली खातून थी, खुद इस तरह के मजमे में आई, उन्होंने अपने लोगों को जमा किया हुआ था और इस तरह का सीन क्रिएट किया। पहले इतनी फेमस नहीं थी, अब उसको ज्यादा जो है वो मशहूरी भी मिलेगी और उसका टारगेट जो है वो अचीव होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है कुछ लोगों का ख्याल है जैसा भी मामला हो, लेकिन एक खातून होने की हैसियत से बेशक वो फाहिशा हो, जो भी हो, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ इस तरह का जो एक्ट है ये इस्लाम के भी खिलाफ है, अखलाकियात के भी खिलाफ है, लिहाजा इसकी मजम्मत होनी चाहिए। तकरीबन मोर देन 95% लोगों ने इसकी भरपूर और खुलकर मजम्मत की थी। अब इकरार उल हसन ने उसी रात उस खातून का इंटरव्यू किया और उसके बाद मीडिया के अंदर वो मामला जो है वो हाईलाइट हुआ 3-4 दिन के बाद और फिर एक तूफान बपा हुआ और इस तरह का तासर मिला कि जैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर भेड़िए रह रहे हैं, इंसान नामी चीज है ही कोई नहीं। और इस वजह से एंकर इकरार उल हसन ने भी इस तरह के ट्वीट किए, इस तरह का एक वीडियो पैगाम दिया गया और उसके बाद अवाम जो है उन्होंने काफी आड़े हाथों लिया और उन्हें कहा कि आप एक ऐसी खातून की हमायत कर रहे हैं और यकतरफा हमायत कर रहे हैं और आपको देखना चाहिए कि पूरे मामले को अगरचे जिन्होंने जहां पर हमला किया, इस खातून की जो कपड़े हैं वो फाड़ने की कोशिश की, इसकी दस्तदराजी की, वो काबिल मुजम्मत है, लेकिन आप पूरे मर्दों को इस तरीके से ब्लेम कर दें और फिर तबका मलामतिया और खूनी लिबरल टोले की चंद जो एनजीओ, बैरूनी एनजीओ पर काम करने वाली कुछ खवातीन है वो एक्टिव हुई, इस तरह का तासर मिला और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनामी मिली और उसका बुनियादी जिम्मेदार जो है वो एंकर इकरार उल हसन को करार दिया गया। लोगों ने बड़ी तनकीद की। अब वो इसके हमायत अपनी जस्टिफिकेशन देते रहे, लेकिन बिल आखिर 2 दिन पहले ये जो ऑडियो लीक हुई है रैम्बो और आयशा अकरम की, इसके बाद जो है पता चला है कि किस तरीके से ये एक खेल खेला गया था। अगरचे वो जो वाकया हुआ वो कोई प्लान्ड वाकया नहीं था कि लोग इस तरह आकर हमलावर हों, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्लानिंग की और अपनी इज्जत को नीलाम करने की कोशिश की। 5-5 लाख वसूल करके लाखपति बनने की एक काविश थी और वो पकड़ी गई और अब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी जबरदस्त हुई और दोनों पकड़े गए और दोनों का जो असल चेहरा है वो अवाम के सामने आ चुका है। अब ये चेहरा आने के बाद अवाम ने फिर जो है वो एंकर इकरार उल हसन पर FIR काटने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की डिमांड की गई, तनकीद की गई और आज जो इकरार उल हसन है उन्होंने इस पर माजरत कर ली है और वो एक वीडियो पैगाम भी दिया है और ट्वीट भी किया है और वो कहते हैं मैं माफी मांगता हूं कि मैंने आयशा अकरम का साथ दिया जिसने खुद को सरेआम बरना करने वालों से सौदेबाजी शुरू कर दी। खुदाए बायत की कसम ये जिद नहीं थी। मैं हकीकतन सोचता था कि आयशा के साथ गलत हुआ और इसका साथ देना चाहिए, लेकिन इसने तो अपनी इज्जत ही बेच डाली। तो अब इकरार उल हसन जो है उन्होंने माजरत कर ली है और वो रोए भी हैं और काफी जो मैं समझता हूं कि तमाम लोगों को इस हवाले से जो है वो देखना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए। अब एक दूसरे बड़ी खबर है और उसका ताल्लुक जहांगीर तरीन के साथ है। जहांगीर तरीन जो है उस पर अगरचे शुगर क्राइसिस के अंदर वजीर आजम इमरान खान के साथ इख्तलाफात हुए और उसके बाद आपको इल्म है बाकी भी तमाम पार्टीज के लोग हैं उनकी भी जमानतें हो गई हैं, वो भी जमानत लेने में कामयाब हुए हैं, लेकिन जहांगीर तरीन हमेशा गिला करते दिखाई देते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ये दावा नहीं किया कि वो PTI से अलहदा हो रहे हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हमें देखना है दोनों तरफ से जो भी कानूनी कार्रवाई है, किसी ने भी इस मुल्क के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, किसी का कोई माली मामला है, करप्शन है, उसके अंदर कोई रायत नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर कोई दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान जो है उसके साथ एक ये भी तासर है
کہ جو قریبی لوگ ہیں، چند وفادار لوگ ہیں، ان کو سازش کے تحت علیحدہ کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، اور اس کا اظہار آج خود جہانگیر ترین نے بھی کیا ہے، اور میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 8 سال دن رات تحریک انصاف میں محنت کی ہے۔ محنت اس لیے کی کیونکہ عمران خان دوسرے سیاستدانوں سے مختلف تھا۔ الیکشن سے 6 مہینے پہلے مجھے بہت ہی غلط اور فضول قسم کے فیصلے سے نااہل قرار دیا گیا، اس کے باوجود میں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ میں 2 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر چلا گیا، میں نے اور بیٹے نے فیصلہ کیا کہ سیاست چھوڑوں گا اور نہ ہی تحریک انصاف چھوڑیں گے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسی محنت کے ساتھ کام کرتا رہوں گا۔ الیکشن ہوا، تحریک انصاف کامیاب ہوئی، لیکن کچھ سیٹیں کم ہوئی۔ اس بات کو انہوں نے پھر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے خان صاحب کا پیغام آیا کہ پنجاب کی حکومت کے بغیر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے حکومت کا۔ میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ فکر مت کریں اور مجھ پر چھوڑ دیں۔ جہاں ہماری نون لیگ سے 8 سیٹیں کم تھی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہماری حکومت بن گئی۔ پھر ایک باقاعدہ سازش کے تحت مجھے خان صاحب سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی ایک جو ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سازش کی گئی کہ میرا کیس نہیں بنتا تھا، لیکن وہ نواز شریف کا جو کیس ہے اس کے ساتھ بیلنس کرنے کے لیے مجھے نااہل کر دیا گیا ایک سازش کے تحت، اور پھر یہ سازش کی گئی کہ مجھے عمران خان جو ہے اس سے علیحدہ کر دیا گیا، اور چند لوگ اس کے اندر کامیاب ہوئے۔ پھر ایک باقاعدہ سازش کے تحت مجھے خان صاحب سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر مجھے الگ کر دیا گیا۔ میرے لیے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ سازش کرنے والوں کو یہ معلوم تھا کہ جب تک ہم اس سے مکمل انتقام نہیں لیں گے اور ختم نہیں کریں گے، یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ 1.5 سال تک جس طرح سے بھی یہ میرے پیچھے پڑے، پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکومت کسی ایک آدمی کے پیچھے اس طرح نہیں پڑی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں سرخرو ہوا۔ میں ایک لیول کا سیاستدان تھا۔ میرے ساتھ کھڑے ہونے والے اراکین اسمبلی جب اپنے حلقوں میں واپس گئے تو عوام کے اندر بھی ان کو پذیرائی ملی، اور میں آج بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا وفادار ایک کارکن ہوں، اور یہ مجھے اس پر فخر ہے، اور میرا بیٹا جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے۔ اب یہ باتیں انہوں نے آج کی ہیں اور پورا معاملہ جو ہے اپنے دکھ درد کا اظہار کیا ہے۔ دوسری طرف جو ہے، چونکہ مسلسل اب جو میڈیا ہے اس پر یہ بات آنا شروع ہو گئی ہے، اور میں ہر مرتبہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر، چونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا، اور کوئی میں اتنا بڑا وہ کہتے ہیں فن خاں صحافی بھی نہیں ہوں، لیکن چونکہ بڑے لوگ جو ہے وہ اس پر بات کر رہے ہیں تو یہ بات پھر جیسے موضوع ڈسکس ہوتا ہے تو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اب یہ پورا واقعہ جو ہے یہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اور اے آر وائی کے رپورٹر عبد القادر نے بھی عام رپورٹنگ دی ہے، اور رضوان غلازئی جو ہے رپورٹر بیٹ کور کرتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کی، انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، اور میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور رؤف کلاترا صاحب نے اس حوالے سے بڑا انکشاف کر دیا، اور انہوں نے بھی اس پورے معاملے کی تائید کر دیا ہے کہ یہ اصل معاملہ کیا تھا اور یہ تنازع کیا تھا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو وزیر اعظم جو عمران خان ہے، وہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی، یعنی پرانے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض حمید، ان کو 6 مہینے کے لیے کانٹینیو کروانا چاہتے تھے، اور ان کا بتا رہے ہیں کہ چاہتے تھے چونکہ افغانستان کے حالات ہیں، خارجہ امور ہے، کس ملک کے ساتھ کیا ڈیلنگ چل رہی ہے، کیا معاملات ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے چونکہ پچھلے ڈی جی آئی ایس آئی ہے وہ سارے معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں، تو اس موقع پر اگر نیا بندہ کوئی تبدیل کر دیں گے تو ہمارے لیے یہ مسئلہ پیدا ہوگا، اور ہر بندے کی ایک اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اگرچہ آئی ایس آئی یا فوج ایک ادارے کے طور پر کام کرتا ہے، یہ وزیر اعظم کا موقف بتایا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف آرمی چیف کا یا ان اداروں کا موقف یہ ہے جو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ایک ادارہ ہوتا ہے، جنرل فیض حمید ہو یا ان کی جگہ پر جنرل ندیم احمد انجم ہو، تو یہ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور فوج کے اندر یہ معمول کی بات ہوتی ہے، اور اگر وہ 1 سال کے لیے کور کور کریں گے، یعنی کور کمانڈر رہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے کمپٹیشن کے اندر وہ شامل ہو جائیں گے، تو اس کے اندر جنرل فیض حمید کا بھی بھلا ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے اس کو کچھ لوگ تو طبقہ ملامتیہ کے روحانی معاملات اور ان چیزوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن اب ایک حکومتی عام رکن اور مرکزی رہنما کور کمیٹی کے ممبر عامر ڈوگر، انہوں نے سما کو ایک انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ایک نام کی منظوری دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کو کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں کہا ہے کہ فوج کی عزت ہے تو وزیر اعظم کی بھی عزت ہے، یعنی دونوں کی، یعنی وزیر اعظم اور فوج، وزیر اعظم ہاؤس ہو یا فوج کا ادارہ، دونوں کی عزت ہے اور دونوں کی عزت کو برقرار رہنا چاہیے۔
वजीर आजम का कहना है कि जनरल नदीम अंजम अच्छे पेशावर सिपाही हैं, उनकी जात से कोई इख्तलाफ नहीं है, हुकूमत तमाम इदारों को साथ लेकर चलना चाहती है। वजीर आजम फैज हमीद को DGISI बरकरार रखना चाहते थे, तारीख जो है तनाज़ा क्यों हुआ, इस हवाले से ये तफसीलात जो है वो आमर डोगर साहब ने दी हैं। अब एक आम रिपोर्टर है, मैंने आपको बताया जो रिजवान गलाज़ई है, रिजवान अहमद गलाज़ई, वो कहते हैं कि DGISI की तकर्री मेरा इख्तियार है, ये वजीर आजम ने कहा है। यानी अफगानिस्तान के हालात का तकादा है कि जनरल फैज 6 माह DG रहें। फौज की अगर इज्जत है तो वजीर आजम आफस की भी इज्जत है। मैं मुंतखब वजीर आजम हूँ, मुझे किसी ने मुसल्लत नहीं किया। कानून के मुताबिक 3 नामों की समरी भेजे, इस पर फैसला करूंगा। अब हुआ ये है, जो लोग आगे बता रहे हैं, जिस तरीके से रऊफ कलात्रा साहब ने भी जिक्र किया कि ये बेसिकली गलत फहमी हुई, जबानी कलामी जो है वो मामलात पर बात हुई। असूली तौर पर ऐसे लगा आर्मी चीफ को कि शायद वजीर आजम ने इससे इत्तफाक कर लिया है और उन्होंने वो नाम जो है वो अनाउंस कर दिया, जबकि बाकायदा जो है वो एक 3 नामों की समरी जो है वो भेजी जाती है। और जो पुरानी रवायत चली आ रही है, 3 नामों की समरी भेजी जाती है, लेकिन एक जो नाम है वो खुद आर्मी चीफ रिकमेंड करते हैं और अमूमन उसी को अप्रूव कर दिया जाता है। और ये वजीर आजम जो है वो अप्रूव करने की एक फाइनल अथॉरिटी है। और इस पर आज जिक्र भी किया फवाद चौधरी साहब ने कि असल और फाइनल अथॉरिटी वजीर आजम है, ये आर्मी चीफ ने भी एक्सेप्ट किया है। तो अब बाकायदा तौर पर एक समरी आएगी। इसी तरीके से वजारत दिफा और जो हमारी आर्मी यानी GHQ है वो मिलकर ये समरी बनाएंगे और वो 3 नामों पर मुश्तमिल समरी आएगी। और ये भी शुनीद है कि शायद DGISI जो है किसी नई शख्सियत को अब लाया जाए, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा था वो यही है कि वजीर आजम कोशिश करेंगे कि नदीम अहमद अंजम जो है उनका नाम ही आए। लेकिन ये ज़ाहिर नाम इस वक्त हम तो इसको पिछली वीडियोस के अंदर भी जो लोगों के कमेंट्स होते हैं वो आपके सामने मैं सहाफ़ियों को रखता हूं, क्योंकि हमारे लिए बड़ा मोहतरम इदारा है और पाक फौज इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और वजीर आजम हाउस की इज्जत जो है इस पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। यकीनी तौर पर ये बड़े हैं और समझदार हैं, सुलझे हुए हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर ये जरूर जो है नुक्ते पर पहुंच जाएंगे और इत्तफाक राय भी हो जाएगा। तो अब प्रॉपर तरीके से एक समरी आएगी और जो कानूनी तरीकाकार है उसके मुताबिक वजीर आजम इस पर साइन करेंगे, अप्रूवल देंगे और ये मामला जो है वो हल हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग इसको और मिर्च मसाला लगाकर ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। तनाज़ा जरूर हुआ है और अब इसकी बाकायदा पूरी कहानी जिस तरह खुलकर सामने आई है मैंने आपके सामने रख दी है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।